हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। तो हम पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था, राइट? तो अभी हम थोड़ा रिवीजन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़े थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स F लगाया जाए और इस फोर्स के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है, राइट? तो इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट पर जो काम किया गया वर्क, वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसका नेचर क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, है ना? वर्क क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है? तो अगर वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वर्क के डायरेक्शन के कारण नहीं आता है, बल्कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की वजह से आता है ना? इसके साथ और क्या पढ़े थे हम? इसका ऐसा यूनिट पढ़े थे जो कि जूल होता है। अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? मान लिया कि दो बच्चे हैं जो रेस में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है? ये कोई फिनिश पॉइंट है, यहाँ पे फिनिश लाइन है। तो दोनों जब दौड़ते हैं तो ये मान लो पहले पहुंच गया, ठीक है? बट ये नहीं पहुंच पाया, ये यहीं कहीं बीच में रुक गया। तो हम क्या इससे समझते हैं कि इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, इसके पास एनर्जी कम थी, ठीक है? मतलब जिसके पास ज़्यादा एनर्जी थी वो जल्दी भाग के पहुंच गया, ठीक है? एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉक्स है जिसका वेट है 15 kg, ठीक है? एक पर्सन है जो 20 ईयर्स का है, वो इसे ईजिली उठा पा रहा है। लेकिन वही एक बॉय है जो 5 ईयर्स का है, ठीक है? वो इसको नहीं उठा पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो बड़ा पर्सन था इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है? ज़्यादा एनर्जी थी, ज़्यादा काम करने की कैपेबिलिटी थी, तो ये उठा लिया, ये नहीं कर पाया। यहाँ भी हमें क्या पता चला कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा काम करने की कैपेबिलिटी। मतलब अगर एनर्जी का डेफिनेशन देखें तो वो क्या होता है? एनर्जी कहता है कि क्या है? एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है? और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होगा? वो भी जूल होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों सेम होता है, जितनी एनर्जी उतना वर्क, ठीक है? और ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एनर्जी डायरेक्शन नहीं होता है। एनर्जी में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है? अब अगर एनर्जी के सोर्स के बारे में बात करें तो अगर एनर्जी के सोर्स के बारे में, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? सन, है ना? इसके साथ साथ और कौन कौन सा एनर्जी है? अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में कि कौन कौन सा एनर्जी होता है, तो कुछ एनर्जी तो हमें मालूम है। कौन कौन सा? जैसे साउंड एनर्जी मालूम है ना, जैसे हीट एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी। और कौन सा एनर्जी पता है? केमिकल एनर्जी। और कौन सा एनर्जी पता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? और विंड एनर्जी। और क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। और सोलर एनर्जी, है ना? तो ये सारे एनर्जी के बारे में हमें मालूम है। तो इनमें से क्या है कि ये सारे तो हमें पता है, लेकिन ये एक नया है। क्या? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? अब हम ये पढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और कोई बॉडी मूव कर रही होती है, तो इन दोनों पोजीशन में इन्हें कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। तो इन दोनों एनर्जी को जब हम एक साथ कंसिडर करते हैं तो उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कितने टाइप का हुआ? ये दो टाइप का हुआ। एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? अब हम काइनेटिक एनर्जी को चलते हैं लेके। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, ठीक है? मान लिया हम जो पिन बॉल गेम खेलते हैं, होता है ना, पिन्स, बहुत सारे 6 पिन्स होते हैं, है ना? ऐसे लगे हुए बॉल होता है एक। जब तक बॉल यहाँ रेस्ट पे होती है तो इस पिन को गिरा पाता है? नहीं गिरा पाता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कुछ स्पीड दे देते हैं और उसको एक स्पीड के साथ फेंकते हैं तो क्या होता है? ये पिन्स को नीचे गिरा देता है, ठीक है?
वैसे ही अगर क्रिकेट की बात करें तो ये जैसे विकेट लगे हुए हैं, ठीक है, और एक बॉल है। जब ये बॉल किसी स्पीड में जाती है तो क्या होता है, इसको गिरा देता है कि नहीं। मतलब क्या हो रहा है कि जब ये बॉल में स्पीड आया, उस स्पीड के कारण इसके अंदर कार्य करने की कैपेबिलिटी हुई, ठीक है, और वो वर्क किया। तो वो जो कार्य करने की कैपेबिलिटी इनके स्पीड के कारण आया, उस कैपेबिलिटी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। मोशन के कारण जो एनर्जी आया उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, राइट। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि विंड है, जब इसमें स्पीड नहीं होता है तो हमें कोई फील नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें स्पीड आता है तो ये क्या करता है, पेड़ के लीव्स हिलने लगते हैं, है ना। जैसे विंड मिल है तो क्या करता है, इसको मूव कराने लगती है कि नहीं। ये कब हुआ, जब विंड में स्पीड आया। वैसे ही अगर हम बात करें कि रिवर में वाटर अगर स्टिल वाटर है, कोई मूवमेंट नहीं है, रुकी हुई है, इस समय इसमें एक पेपर का टुकड़ा डाल दो तो क्या इसमें कोई मूवमेंट होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसमें कोई स्पीड आ गया, राइट, तो ये क्या होगा, अपनी धारा के साथ इसको बहा के दूर ले जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ क्या देखें, ये पानी और हवा में जो कार्य करने की क्षमता, कैपेबिलिटी आई, वो कैसे आई, इनके स्पीड की वजह से आई, इनमें जो स्पीड है उसके कारण आई, ठीक है। तो अब हम इसके डेफिनेशन पे जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उस समय जो उसके पास एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, राइट। या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देने के लिए जितना काम किया गया, उस पर जितना वर्क डन हुआ, वो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का जो किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो किसके इक्वल होता है, उस वर्क डन के इक्वल होता है जो उस पर किया गया, किस लिए किया गया, ताकि उस वेलोसिटी को वो एक्वायर कर ले, राइट। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है, ये होता है ½ mv², ठीक है, जिसमें m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और v होता है वेलोसिटी, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम डेराइव करके देखते हैं, ठीक है। डेरिवेशन हमेशा क्या होता है, पूछ देता है एग्जाम में, और डेरिवेशन आना भी चाहिए, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कई बार वर्ड जो है ट्विस्ट करके देता है, तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो मानते हैं क्या कि एक बॉडी है, कोई बॉल है या कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जो इनिशियल वेलोसिटी जिसका u है, मान लिया कि रेस्ट पर है या 0 है, इस पर एक फोर्स लगाया गया F, ठीक है, और इसमें कुछ स्पीड आ गया, और उसके बाद ये एक डिस्टेंस s ट्रेवल की, और इस पोजीशन पे उसका स्पीड v हो गया, ठीक है, वेलोसिटी v हो गया। तो इस पर कितना काम किया गया। अब सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, मोशन आ रहा है, ठीक है, स्पीड आ गई, मतलब इसमें कौन, इस समय जो ये ट्रैवलिंग हो रही है, जो ये ट्रैवल कर रहा है, तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है, ड्यू टू इट्स मोशन है, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो और एनर्जी क्या होती है, जितना एनर्जी उतना काम करने की क्षमता, वर्क डन के बराबर, और वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अभी हमें वैल्यू चाहिए ए की, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हम किसकी हेल्प लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहता है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ठीक है। अब u क्या है, u हमारा 0 है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इनिशियल कैसे था, रेस्ट पर था, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, v² डिवाइडेड बाई 2s, ठीक है। इसको पुट कर देंगे यहाँ, जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास इंटू इसका वैल्यू डालें v² डिवाइडेड बाई 2s इंटू s, ठीक है, s कैंसिल, ये क्या हो गया 1/2mv², ये आ गया ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। मान लिया एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है और एक साइकिल है, इनका मास तो अलग है, ये तो क्लियर दिख रहा है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, पर दोनों सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, ये भी v से, ये भी v से। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका वेट मान लिया कि 20 kg है, ठीक है। अब आप बताओ कि किस पर
किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? जब ये इससे टकराएगी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, या जब ये इससे टकराएगी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इस पर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ट्रक के पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ट्रक के पास जो वो एनर्जी ज़्यादा है वो किसकी वजह से है? वो मास की वजह से है, राइट? मतलब अगर हमारा वेलोसिटी सेम हो, वेलोसिटी अगर सेम है या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, उस केस में जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के, राइट? जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पॉइंट नोट करते हैं, देखते हैं एक पॉइंट और है इसमें, कि मान लिया कि एक बुलेट है जिसका मास m है, ठीक है? एक और बुलेट लिया, उसका मास भी m है, दोनों का शेप और साइज सेम है। इसको गन से प्रोजेक्ट किया गया, और इसको हैंड से प्रोजेक्ट किया गया। तो अब आप बताओ, जब गन से प्रोजेक्ट किए तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी तो ये यहीं कहीं गिर जाएगा। मतलब क्या है, देखें यहाँ पे कि हमारा मास क्या है? सेम है। तो मास अगर सेम हो या कांस्टेंट हो तो उस केस में जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के, है ना? मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी, जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा एनर्जी, ठीक है? ये दो कंडीशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी देखने के पहले हम क्या करेंगे, सबसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है? एक बॉल है, वो एक सैंड पर रखी हुई है ऐसे, ठीक है? तो क्या इसमें कुछ चेंज हो रहा है? कोई शेप में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसी को क्या करेंगे, हम कुछ हाइट पर लेके जाते हैं और वहां से ड्रॉप करते हैं। हमने क्या किया, इसमें स्पीड नहीं दिया, इसमें हम क्या किए, सिर्फ इसका पोजीशन चेंज किए। क्या किए, यहाँ से उठा के यहाँ किए, सिर्फ पोजीशन चेंज की। अब अगर ये सैंड पर जा रहा है तो ये ऐसा कुछ निशान बना देगा, सैंड को नीचे की तरफ कर देगा, करेगा ना? वैसे ही मान लो एक स्प्रिंग है, दो बच्चों ने एक स्प्रिंग को होल्ड कर रखा है, ठीक है? यहाँ से क्या किसी बच्चे को चोट लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन वही उनमें से किसी ने इस पर फोर्स लगाया और इसको स्ट्रेच कर दिया, है ना? स्ट्रेच कर दिया फोर्स लगा के, और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया। अब क्या होगा, ये इस बच्चे को चोट लग जाएगी, लगेगी ना? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम इसके शेप में चेंज किए तो इसके अंदर एक कार्य करने की कैपेबिलिटी आ गई, इसमें एक एनर्जी आ गया, एनर्जी स्टोर्ड हो गया। तो चूंकि इसके शेप पोजीशन को चेंज करने के कारण जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक बलून है, ये क्या है? बलून है बंधी हुई, इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाया तो क्या होगा, इसके शेप में चेंज होगा। लेकिन अगर फोर्स हम ज़्यादा लगा देते हैं, राइट, अगर फोर्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा, है ना? एक साउंड जनरेट होगा। तो इसके अंदर जो कार्य की क्षमता आई वो किसकी वजह से आई? इसके शेप में चेंज करने के कारण आई, राइट? तो अब हम देखते हैं, अब एग्जाम्पल समझ में तो आ गया, अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। डेफिनेशन क्या कहता है पोटेंशियल एनर्जी का, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एनर्जी जो उसमें प्रेजेंट होता है, किस वजह से, उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज की वजह से, तो उससे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है mgh, ठीक है? जिसमें m मास हो गया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हो गया हाइट, या फिर कितना वो स्ट्रेच किया गया उसका लेंथ, ठीक है? अब इसको हम डिराइव करके देखते हैं। ये फॉर्मूला भी डिराइव करने के लिए 2 नंबर में अक्सर पूछ दिया करता है, ठीक है? तो मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको ग्राउंड लेवल से h हाइट पर लेके लिफ्ट किया गया, रखा गया, ठीक है? तो ऊपर रखने के लिए इसमें क्या किया, फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाए? ऊपर के डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी इसमें किधर हुआ? ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पे वर्क कितना होगा? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यही वर्क क्या होता है? एनर्जी। और यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके। फोर्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये डिस्टेंस कितना है? h, ठीक है? यहाँ पे a कितना होगा? a कौन सा लग रहा है? एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पुट किए mg
एच। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पर लेके जाते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है कि उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, उस पर किस पाथ से लेकर जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं कैलकुलेट करके कि क्यों ऐसा होता है। तो मान लिया कि एक बार ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट स्ट्रेट लेके गए, ठीक है, पाथ 1 हो गया हमारा, और एक बार उसी हाइट पर लेकर गए उसको उसका पाथ हम ऐसे लेकर गए। ठीक है, पहले ये कुछ दूरी पर ले गए, फिर इस पाथ से, फिर इस पाथ से, ऐसे लेकर गए, और दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, मास भी सेम है। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लिया कि ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। ठीक है, पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। ठीक है, ये फर्स्ट केस आ गया हमारे पास। सेकंड केस में आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक एनर्जी यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ लगेगी। ठीक है, मान लिया हमने ये इसका हाइट h1 है, ये हाइट h2 है और ये हाइट h3 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी 2 और पोटेंशियल एनर्जी 3। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, mgh1, mgh2, mgh3। राइट, जो कॉमन है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या कॉमन है, m और g है ना, तो ये क्या बचा अंदर ब्रैकेट में, h1 प्लस h2 प्लस h3। ठीक है, अब h1 प्लस h2 प्लस h3, ये तीनों हाइट किसके बराबर है, h के बराबर है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mgh, यही आ गया ना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से क्या प्रूफ हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। मान लिया कि दो पर्सन अगर बात कर रहे हैं फ़ोन पे, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक रिसीवर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, और दोनों वायर से कनेक्टेड है, ऐसा ही होता है ना कुछ। यहाँ पे एक पर्सन है, एक स्पीकर है जो बोल रहा है, यहाँ एक पर्सन है जो कि सुन रहा है। राइट, तो जो यहाँ बोल रहा है, तो जब हम बोलते हैं तो कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, साउंड एनर्जी, है ना। और ये एनर्जी इस वायर में किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ये ट्रेवल करता है। वापस यहाँ आने के बाद इस एंड पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साउंड एनर्जी में। राइट, और उसके बाद इसको सुनाई दे देता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। तो यहाँ जैसे ही स्ट्रिंग को पीछे की तरफ खींचा गया तो ये स्ट्रिंग के शेप में चेंज होने के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है, और यही पोटेंशियल एनर्जी एरो के काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। वैसे ही बो का एग्जांपल जो अभी हम देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो बो है उसमें एक स्ट्रिंग जब लगा है, जब तक ये एरो रेस्ट पे है, मतलब इसके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है कार्य करने की, है ना, वर्क करने की। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हुआ तो इसमें क्या आ गया, शेप में चेंज होने के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब ये जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है इसने ट्रांसफ़र किया इस एरो को किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, और इसमें मूवमेंट आया और ये टारगेट तक पहुंच के टारगेट को हिट कर दी, है कि नहीं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो एनर्जी है बस वही ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा क्या कहता है कि जो एनर्जी का फॉर्म है उसको चेंज हो सकता है, कहाँ से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, बस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी थी उसने अपनी एनर्जी को दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया, एक का लॉस हो गया, दूसरे का गेन हो गया। ठीक है, जो टोटल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और बाद में, है ना, बिफोर एंड आफ्टर, हमेशा क्या होती है, सेम होती है, वो चेंज नहीं होता है। अगेन इसको हम क्या करेंगे, डिराइव करके चेक करेंगे कि ये कैसे होता है। सपोज एक बॉल है किसी पोजीशन ए पे, ठीक है, एक बॉल है यहाँ पे, ये हाइट मान लिया हमने, टोटल हाइट h है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉल है, उसका मास है m, ये पोजीशन को माना हमने a पॉइंट। अब यहाँ से जब ये फ्री फॉल हो रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हम, ठीक है, नीचे आ रहा है, नीचे आया
तो यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किए बी और एक पॉइंट कंसीडर किए लास्ट में, यहाँ पे आ गया ग्राउंड लेवल पे सी। यहाँ तक जब आ रहा है तो इसने मान लिया कि डिस्टेंस x ट्रेवल किया और इस समय इसके पास वेलोसिटी v डैश है, ठीक है। और जब ग्राउंड पे आ गया तो इसका वेलोसिटी v हो गया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले कि a पॉइंट पर, b पॉइंट पर और c पॉइंट पर क्या तीनों पॉइंट पर हमारा एनर्जी सेम है या नहीं है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या है इस बॉडी के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही है ना, ठीक है। तो अब एट पॉइंट ए पर चेक करते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, एच हाइट पर है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे बॉडी रेस्ट पर थी तो यू क्या है, 0 है ना, हाफ एम यू स्क्वायर, यू स्क्वायर। और यू क्या है हमारा 0 है ना, क्योंकि रेस्ट पर है इस समय। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या निकल के आया, एम जी एच। ये किस पे निकला, पॉइंट ए पर। अब हम चेक करेंगे पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर कैलकुलेट करते हैं कि क्या होता है। एट पॉइंट सी टोटल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, जब ये बॉल ग्राउंड पे आ जाता है तो एच क्या हो गया, 0, तो ये वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है ना। तो u क्या है हमारा, u तो 0 है, ठीक है। a का वैल्यू क्या है, g, a का वैल्यू क्या है g, और s का वैल्यू क्या है h, यही है ना। तो हम इसका वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये आया। अब इसका ये वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम, और ये वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2gh, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये क्या आ गया, mgh, ये आया ना टोटल एनर्जी। तो क्या मिला हमें इक्वेशन 1 और 2 से, कि पॉइंट ए और पॉइंट सी, इन दोनों पे हमारा टोटल एनर्जी क्या है, सेम है। अब हम चेक करेंगे कि क्या पॉइंट बी पर भी हमारा एनर्जी सेम है। जब वहां पे प्रूफ कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हाँ, जो एनर्जी है वो हमेशा सेम होती है। बी पॉइंट पे भी हम चेक करेंगे एट पॉइंट बी। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी एच। अब आप बताओ एच क्या होगा, यहाँ पे कितने हाइट पर है, यहाँ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो अभी इसका कितने हाइट पर है, ये कितना होगा, h माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा कितना है हाइट h, x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो ये कितना बचा, h माइनस एक्स, ये क्या हो गया, h माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v डैश स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका वैल्यू, फिर से वही इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, सबका वैल्यू डाल देंगे। v का वैल्यू क्या है, v डैश स्क्वायर, u क्या है हमारा 0 है ना, 2 a का क्या है वैल्यू g, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, तो v डैश स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 2gx। फिर से इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, है ना। तो टोटल एनर्जी क्या आया, mgh माइनस एक्स प्लस हाफ m, और v डैश का वैल्यू 2gx, 2 से 2 कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, mgh माइनस mgx प्लस mgx, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से टोटल एनर्जी कितना आया, mgh, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। तो हम क्या किए, निकाल लिए ना तीनों पोजीशन पे, ए पर, सी पर और बी पर, तीनों जगह हमारा वैल्यू क्या आया, टोटल एनर्जी mgh, मतलब सेम है ना। तो हमें क्या पता चला कि सिस्टम का एनर्जी हमेशा क्या होता है, सेम होता है, टोटल एनर्जी हमेशा सेम होता है। ट्रांसफॉर्म हो सकता है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए चैनल पे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।